वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ MCQs, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है 11। भारत में कारागारों का विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। फर्स्ट हमें दे रखा अनुच्छेद 39A विधिक प्रतिनिधित्व का व्यय वहन करने में असमर्थ लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है। सेकेंड वाला है कारागार अधिनियम 1894 में बंदियों की पहचान और बायोमेट्रिक डेटा के संग्रहण को नियंत्रित करता है। थर्ड वाला है DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए सख्त प्रोटोकॉल का निर्देश दिया था। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे दो सही है, फर्स्ट और थर्ड, लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। यहाँ पर जो हमारा रहेगा बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 बंदियों की पहचान और बायोमेट्रिक डेटा के संग्रहण को नियंत्रित करता है, ना कि कारागार अधिनियम। तो इसलिए हमारा सेकंड वाला रॉन्ग होगा। इसमें केवल दो सही होंगे। इसका आंसर बी होगा। भारत में कारागारों का विनियमन संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 21 यह बंदियों को यातना और अमानवीय व्यवहार से बचाता है। यह बंदियों के समय पर सुनवाई के लिए सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद 22 जो है हमारा गिरफ्तारी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाना चाहिए और उसे अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 से विधिक प्रतिनिधित्व का व्यय वहन करने में असमर्थ लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता जो है सुनिश्चित करता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। जो इसका विधिक ढांचा है वो क्या है, कारागार अधिनियम 1894 में ब्रिटिश शासन के दौरान अधिनियम का जो कारागार अधिनियम भारत में कारागार प्रबंधन के लिए आधारभूत विधिक ढांचे के रूप में कार्य करता है। यह बंदियों की हिरासत और अनुशासन पर केंद्रित है, लेकिन इसमें पुनर्वास और सुधार के प्रावधानों का अभाव है। बंदी शनाख्त अधिनियम 1920 यह कानून बंदियों की पहचान प्रक्रिया और बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह को नियंत्रित करता है। इसलिए जो हमारा कथन सेकेंड है वो सही नहीं है। बंदियों अंतरण अधिनियम 1950 या विभिन्न राज्यों और अधिकार क्षेत्रों के बीच बंदियों के अंतरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। निरीक्षण जो तंत्र है इसकी क्या है, न्यायिक निगरानी भारतीय न्यायपालिका जनहित याचिकाओं PIL और बंदियों के अधिकारियों जो कारों है से संबंधित विशिष्ट मामलों के माध्यम से कारागार की स्थितियों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे उदाहरण के लिए DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए सख्त प्रोटोकॉल का निर्देश दिया था। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोइरे सामग्री का सही वर्णन है। हमें यहाँ पर बताना है मोइरे सामग्री का कौन सा वर्णन है। तो हमारा फर्स्ट है, इन्हें दो आवर्त संरचनाओं को न्यून कोण पर रखने पर उत्पन्न हस्तक्षेप पैटर्न के कारण अद्वितीय गुण होते हैं। सेकेंड वाला, इन्हें 2D सामग्रियों को एक साथ रखकर तथा उनकी क्रिस्टली समरूपता को बढ़ाने के लिए परतों को पूरी तरह से समरेखित करके बनाया जाता है। थर्ड वाला, इनका निर्माण ग्राफीन की अनेक परतों को मनमाने कोणों पर घुमाकर किया जाता है, जिससे यादृच्छिक इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार उत्पन्न होता है। फोर्थ वाला, वे अपने अद्वितीय गुण बाह्य संरचनात्मक संशोधनों के बजाय परमाणु व्यवस्था में प्राकृतिक विविधताओं से प्राप्त करते हैं। तो हमें इसमें से बताना है ये कौन सा मोइरे सामग्रियों का सही वर्णन है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट। इसमें है, इन्हें आवर्त संरचनाओं को न्यून कोण पर रखने में उत्पन्न हस्तक्षेप पैटर्न के कारण अद्वितीय गुण होते हैं। तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, ए। मोइरे सामग्री है जो इसका परिचय क्या है, मोइरे पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिनमें दो आवर्त संरचनाओं को न्यून कोण पर रखने पर उत्पन्न हस्तक्षेप पैटर्न के कारण इसके अद्वितीय गुण होते हैं। मोइरे सामग्रियों का निर्माण कैसे होता है, मोइरे सामग्रियों को दो आयामी 2D सामग्री जैसे टंगस्टन डाइसेलेनाइट की परतों को एक साथ मिलाकर और एक परत को एक छोटे कोण 3.65 डिग्री पर घुमाकर बनाया जाता है। परतों के बीच का वक्रता एक अद्वितीय मोइरे पैटर्न बनाती है जो नए इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार को जन्म देता है, जो अलग अलग परतों में मौजूद नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक गुण है इनके परतों का में वक्रता इलेक्ट्रॉनिक संरचना में फ्लैट बैंड बनाती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन लगभग स्थिर ऊर्जा के साथ धीरे धीरे गति करते हैं। यह धीमी गति इलेक्ट्रॉन अंतर क्रिया को बढ़ावा देते हैं, जो अति चालकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। टंगस्टन डाइसेलेनाइट पर अनुसंधान, एक अर्धचालक मोइरे पदार्थ ने लगभग जो है 272.93 डिग्री सेल्सियस के क्रांतिक तापमान पर अति चालकता का प्रदर्शन किया, जो उच्च तापमान वाले अति चालकों के बराबर है।
जो हमारा ट्विस्ट 2 में अतिचालकता अवस्था अन्य मोयरे पदार्थों की तुलना में अधिक स्थिर पाई गई है। ग्राफीन अतिचालकता के साथ तुलना। जो ग्राफीन आधारित मोयरे सामग्री इलेक्ट्रॉन जालक अंतःक्रिया और फ्लैट बैंड गठन के माध्यम से अतिचालकता की स्थिति पर प्राप्त करती है, जबकि ट्विस्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, जिससे अधिक स्थिर और संभावित रूप से अधिक मजबूत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जालक अंतःक्रिया किसी पदार्थ का क्रिस्टल संरचना में इलेक्ट्रॉनों पर और परमाणविक जो जालक के परमाणु की अव्यवस्था के बीच अंतःक्रिया है। इसलिए जो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है भारतीय प्रतिसंपदा आयोग सीसीआई एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना केंद्र सरकारों द्वारा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 के तहत की गई है। सेकेंड वाला है बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को विनियमित करना था। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। इसमें हमारा फर्स्ट सेकंड दोनों ही होंगे। जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट वाला है भारतीय प्रतिसंपदा है जो अधिनियम 2002 को लागू करने के जो है हमारे यहाँ पर था, और जो हमारा सेकंड वाला है यहाँ पर कौन सा है, राघवन समिति 1999 की सिफारिशों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिसंपदा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को विनियमित करना है, ना कि बाबा कल्याणकारी समिति की सिफारिश। इसमें क्या है, राघवन समिति है 1999। इसलिए जो हमारा फर्स्ट सेकंड है दोनों ही होंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई एक वैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक जो व्यापार व्यवहार है अधिनियम 1969 जो अधिनियम का स्थान लिया। आयोग में एक अध्यक्ष तथा कम से कम 6 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राघवन समिति जो 1999 की सिफारिशों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को विनियमित करना था, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। हमारा 14 है लाल सागर पूर्वोत्तर अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच एक खारे पानी का प्रवेश द्वार है जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है या निम्नलिखित में से किस देश से घिरा हुआ है। इसमें जो हमें ऑप्शन दिए, फर्स्ट दे रखा है जॉर्डन, सेकंड दे रखा है मिस्र, थर्ड दे रखा है सऊदी अरब, फोर्थ दे रखा है एरिट्रिया और फिफ्थ दे रखा है जिबूती। हमें इसमें से बताना है कितने जो इससे देश से घिरा हुआ है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। ये हमारा जो है यहाँ पर मिस्र, सऊदी अरब, एरिट्रिया और जिबूती, और इसके साथ ही जो हमारे 2 देश और यमन और सूडान से यह घिरा हुआ है, लेकिन जो जॉर्डन है जॉर्डन से यह घिरा हुआ नहीं है। तो इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, सी। लाल सागर की सीमा मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, एरिट्रिया और जिबूती से लगती है। लाल सागर दक्षिण में बाल अल मंदेब जलडम जो है मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, सी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है हमारा 1992 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है यह अधिनियम स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों सहित कुल सीटों में से कम आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करता है। सेकेंड वाला प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या में से कम 1/3 पर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकंड वाला है वो राइट है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। यह अधिनियम जो है यहाँ पर स्थानीय निकाय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हेतु आरक्षित सीटों की जो संख्या यहाँ पर सहित महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है। तो इसलिए ये फर्स्ट वाला है जो हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो यहाँ पर स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों सहित महिलाओं के लिए कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश देता है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के कुल पदों की संख्या का कम 1/3 पद पे महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें दी गई है, इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। हाल ही में समाचारों में रहा सामी समुदाय निम्नलिखित में से किस देश का मूल निवासी है।
हमें फर्स्ट दे रखा है भारत, सेकंड दे रखा है नॉर्वे, थर्ड दे रखा है अफगानिस्तान, फोर्थ दे रखा है चीन। हमें इसमें से बताना है किस देश का मूल निवासी है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, नॉर्वे। 20 का आंसर होगा हमारा। सामी समुदाय उत्तरी यूरोप के मूल निवासी मुख्यतः नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के लोग सामी भाषा बोलते हैं जो लुप्त प्राय है। हिरन पालन सामी अर्थव्यवस्था का पारंपरिक आधार था, हालांकि उस प्रथा में काफ़ी गिरावट आई है। सामी लोग उत्तरी यूरोप में मछली पकड़ने, खेती वानिकी और खनन के साथ साथ अन्य व्यवसायों में भी संलग्न है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, बी। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है वर्ष 1973 में भूरिया समिति 1960 से 1961 के आधार पर आदिम जनजातियों समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया था। सेकेंड वाला विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की पहचान करने के मानदंडों में पूर्व कृषि तकनीक, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती या स्थिर आबादी शामिल है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला है जो राइट है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। यहाँ पर जो वर्ष 1973 में यहाँ पर कौन सी समिति, तो डेबर आयोग ने 1960 से लेकर 1961 के आधार पर आदिम जनजातियों समूहों को पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया था, ना कि भूरिया समिति ने। इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, बी। वर्ष 1973 में डेबर आयोग 1960 से 1961 के आधार पर आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया था जो जनजातीय समूह में कम विकसित है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की आबादी जो यहाँ पर 10.45 करोड़ कुल जनसंख्या का 8.6% है, जिसमें जो 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जो है पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। बाद में वर्ष जो हमारे यहाँ पर 2006 में श्रेणी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों को पीवीटीजी की पहचान करने के मानदंडों में पूर्व कृषि तकनीक, कम साक्षरता स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती या स्थिर आबादी शामिल है, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कभी कभी समाचारों में देखने वाला दौलत बेग ओल्डी डीबीओ पठार किसके बीच है स्थित है। हमें इसकी बताना है कि किसके बीच स्थित है। फर्स्ट दे रखा है सियोक नदी और काराकोरम दर्रा, सेकेंड वाला है पेंगोंग झील और सियाचिन ग्लेशियर, थर्ड है गलवान घाटी और अक्साई चीन, फोर्थ दे रखा है सेला दर्रा नामचा बरवा। तो हमें इसमें से बताना है किसके बीच स्थित है। तो ये हमारा किसके बीच स्थित है, सियोक नदी और जो हमारे यहाँ पर है काराकोरम दर्रा के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ए। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी जो हमारा 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक पठार है। यह अवस्थिति वायुसेना के लिए बहुत अधिक सामरिक महत्व रखती है, क्योंकि यह अवस्थिति वायुसेना के लिए आपूर्ति सामग्री गिराने के लिए उन्नत लैंडिंग ग्राउंड ALG है। दौलत बेग ओल्डी डीबीओ पठार लद्दाख चीन क्षेत्र में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास स्थित है, इसलिए जो इसका आंसर क्या होगा, ए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें कुछ राज्य दे रखे हैं और उनकी नृत्य शैली दे रखी है। फर्स्ट हमें दे रखा है हिमाचल प्रदेश चारबा, सेकंड दे रखा है केरल जवारा, थर्ड दे रखा है मध्य प्रदेश कुमी, फोर्थ दे रखा है मिजोरम चेराव। हमें इसमें से बताना है कितने सही युग्म सम्मिलित है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारे दो राइट है। सबसे पहला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश चारबा और फोर्थ है मिजोरम चेराव। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला है केरल, तो केरल कौन सा है, इसका नृत्य शैली कुमी है और जो मध्य प्रदेश की जवारा है। तो इसलिए जो इसका हमारा आंसर क्या होगा, बी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश चरबा के लिए प्रसिद्ध है, जो दशहरा समारोह के दौरान पारंपरिक रूप से किया जाने वाला एक जीवंत लोक नृत्य है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। केरल में कुम्मी एक पारंपरिक नृत्य शैली के रूप में सामने आती है, साथ ही कोलकाली और पदयानी जैसे अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शन भी होते हैं, इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। मध्य प्रदेश में जवारा नृत्य मनाया जाता है, जो खुशहाली और प्रचुरता का प्रतीक है, इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही सुमेलित नहीं है। मिजोरम में चेराव के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रतिष्ठित बांस नृत्य है, जो क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, इसलिए जो हमारा फोर्थ है वो सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में समाचारों में रहे सामोस द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है पूर्वी एशियन
सागर में स्थित है। सेकंड वाला यह हेरायन का प्राचीन मंदिर है जो एक यूनेस्को विरासत स्थल है। थर्ड, यह प्राचीन यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस का जन्म स्थान है। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है। पूर्वी एशियन सागर में स्थित सामोस द्वीप एशिया माइनर की तुर्की तट से सिर्फ 1700 मीटर की दूरी पर है, जो आधुनिक तुर्की का सबसे पश्चिमी भाग है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो सही है। यह तुर्की से अवैध रूप से यूरोपीय संघ में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले प्रवासियों के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामोस जो ऐतिहासिक रूप से भी समृद्ध है। यहाँ पाइथागोरियन का जो किलाबंद प्राचीन शहर और हेरायन का मंदिर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। इसके अतिरिक्त यह यूनानी दार्शनिक और गणितज्ञ पाइथागोरस के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।